विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है? देखिए, कोई दबाव नहीं, ये सभी राजनीतिक पार्टियों का अपना अधिकार है उम्मीदवारों की सूची घोषित करने का। नहीं, अब इंतजार भारतीय ये जनता है कि पार्टी ने भी विपक्ष घोषित अपने किया। पत्ते कब खोलेगा। बीजेपी ने तो खोल दिया, विपक्ष के पत्ते कब खोलेंगे? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमको लगता है 10-15 दिन पहले से लगातार उम्मीदवार घोषित है। 31 उम्मीदवारों की सूची हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में घोषित कर रखा। 31 उम्मीदवार हमारे घोषित हो चुके हैं और उम्मीदवार जल्द घोषित होंगे। सभी सीटों पर विचार चल रहा है जो समाजवादी पार्टी को लड़ा। अच्छा, सीट शेयरिंग पर बात हो गई, सहमति बन गई? कीर्ति जी मानो सहमति बन चुकी है? उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग घोषित हो चुका है। 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, 17 सीट कांग्रेस पार्टी के पास है, 63 में 1 सीट चंद्रशेखर रावण जी के पास है और इस तरीके से अभी 31 सीट हमने उम्मीदवार घोषित किया। और लगातार हमारा प्रयास है कि जो अन्य राजनीतिक दल अभी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनको भी अपने हिस्से से सीट देने का काम करेंगे, उनको भी अपने साथ लाने का काम करेंगे और पूरी मजबूती के साथ जो हमारा फॉर्मूला है पीडीए का, पीडीए के फार्मूले से एनडीए को हराएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में हमारी लगातार पीडीए पंचायतें हो रही हैं। लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जो पिछड़े दलितों का आरक्षण समाप्त हो रहा है उसके खिलाफ लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसी मजबूती से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। चलिए ठीक है, दावे लगातार यहाँ पे किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी अलग अलग राजनीतिक दल इस वक्त आश्वस्त है। मैं लौटूंगी आपके पास। ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। किस तरीके से देखते हैं बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है? यानी 2-3 चीजें तो बहुत क्लियर है सर कि जो विधानसभा में पैटर्न अपनाया गया था कि सभी केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया, एक पैटर्न वो अपनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने यहाँ पर जिस तरीके से ये लिस्ट जारी की उसमें बहुत सारी चीजें, सीनियरिटी का ध्यान रखा गया, आखिर किस तरीके से जिताऊ कैंडिडेट हो उस पर पूरा फोकस किया गया। यानी एक तालमेल, एक संतुलन, बैलेंस जिसको आप कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट है वो आई है। ऋषि जी आप अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज हम तक आ पाएगी। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अपनी बात रखें ऋषि जी। देखिए करिश्मा जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि साइकोलॉजिकली बढ़त ले लेती है, यदि बीजेपी 195 उम्मीदवारों की सूची जारी करती है तो इससे कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलता है, चाहे प्रवक्ता एसपी के प्रवक्ता इस चीज को माने या न माने। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी 30-35 सीटों की घोषणा कर चुकी है और इसमें देखें तो करीब करीब संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। युवा से लेके और आप देखेंगे 57 ओबीसी समुदाय से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया है, महिलाओं को टिकट दिया गया है, 28 या 27 एससी समाज से आने वाले लोगों को दिया गया है, 18 एसटी समाज से आने वाले लोगों को दिया गया। तो तालमेल बैठाने की प्रयास किया गया। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी है कि जहां जहां इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रही है, वहां बीजेपी को भी परिवर्तन करना पड़ा है और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दिल्ली है। दिल्ली में मौजूदा 7 में से 5 मौजूदा सांसदों का टिकट काटना पड़ रहा है, चाहे वो रमेश बिधूरी हो। रमेश बिधूरी के स्थान पे रामवीर सिंह बिधूरी को टिकट दिया गया है। मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री थी उनका टिकट काटा गया है। नए लोगों में बासुरी स्वराज को मौका दिया गया नई दिल्ली से। तो मेरा ये कहना है, और जो सबसे आश्चर्यजनक मुझे ये लगा, ये सवाल आप बीजेपी प्रवक्ता से पूछ सकती है कि सबसे जो मोदी कैबिनेट में सबसे बड़े परफॉर्मर रहे हैं नितिन गडकरी, उनका पहली सूची में नाम नहीं आना कहीं न कहीं ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो 195 लोगों की सूची जारी होती है उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं होना। दूसरी बात, जो दो दिन पहले मधु कोड़ा की पत्नी झारखंड में बीजेपी में शामिल होती है, उनका सूची में नाम होना लेकिन गडकरी साहब का नाम नहीं होना। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी को देना होगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी खासकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पे जरूर बनाई है। ठीक है, सौरभ दुबे जी आपका क्या टेक है इस पे? क्योंकि ऋषि जी कह रही हैं कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो यहाँ पे बड़ा है। मतलब बीजेपी ने ये लिस्ट जारी कर क्या चौंकाया, क्या माने, क्या चौंकाया, या ये फैसले को लेकर यही अटकलें थी कि ये फैसला ऐसे ही आ सकता है, ये नाम ऐसे ही आ सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार जो उन्होंने टिकट का वितरण किया है, पहली लिस्ट आई है,
उसका जो बेस बनाया था वो इस आधार पर था कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, एक तो उसका सर्वे था, दूसरा नरेंद्र मोदी ऐप पे उन्होंने एक सर्वे कराया था कि जो नेता आपके यहाँ पर लोकप्रिय हैं, जिन्होंने काम किया है, उनका नाम जो है हर एक व्यक्ति भेज सकता था नमो ऐप पोर्टल पे। तो उसके माध्यम से जिस प्रकार से हम हेमा मालिनी जी को देख रहे हैं, जो काफी लोकप्रिय नेता रही भी है, साथ साथ उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों को, विकास कार्यों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। महेश शर्मा जी का नाम है नोएडा के अंदर, साथ ही साथ बहुत सारे युवा चेहरे हैं, साथ ही साथ अल्पसंख्यक चेहरा केरला में एक देखने को मिला। महिलाओं की सीटें काफी मात्रा में बढ़कर के दिख रही हैं, 28 सीटें महिलाओं की दिख रही हैं। SC ST समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित करके मोदी जी का जो 400 आंकड़ा है गठबंधन वाला और 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं वो दिखता है कि वो इस लक्ष्य को बहुत ही उनको सफलता मिल जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से भी देखिए कुछ बात कह रहे थे ऋषि मिश्रा जी, वो पूछ रहे थे नितिन गडकरी जी के बारे में, मैं पूछ रहा हूं भैया, चलो अभी महाराष्ट्र की तो कोई लिस्ट आई नहीं है, आप ये बताइए कि सोनिया गांधी जी तो राज्यसभा चली गई, रायबरेली से कौन उम्मीदवार होगा? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक इतना बड़ा नेता है कि उसके आधार पर यह माना जाता है, उनकी लोकप्रियता के आधार पे, कि जिनको भी टिकट मिलेगा उनकी जीत तय है। लेकिन जिस पार्टी को उनका चुनौती देनी है, कांग्रेस को या अन्य उनके गठबंधन को, उनके पास तो ऐसा कोई नेता नहीं है। तो आप लोगों ने अभी तक टिकट डिक्लेयर क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी आप भारतीय जनता पार्टी से पीछे रह गए? और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी मात्र 31 टिकट अभी तक दिए, 62 पे वो खुद लड़ रहे हैं, 61 पे लड़ रहे हैं, और 31 टिकट अभी तक दिए हुए हैं, और बाकी जो कांग्रेस के टिकट हैं वो भी अभी तक घोषित नहीं किए उन्होंने। तो आप किस प्रकार से इतनी मजबूत शख्सियत से, जो नरेंद्र मोदी चेहरा है, जिसकी लोकप्रियता देश विदेश में बढ़ चढ़ करके बोलती है, उसके सामने आपको चुनाव लड़ना है, और आपने अभी तक अपने गठबंधन नहीं बना पाए, गठबंधन की सीटें तय कर पाए, नहीं अपने कैंडिडेट को घोषित किया। तो ये विपक्ष के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है कि ये बजाय भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पे चर्चा कर रहे हैं, करिए, स्वागत है, लेकिन आप अपने कैंडिडेट को जाकर के मजबूत करिए भैया, उनको लिस्ट दे दीजिए, उनको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, उनको चुनाव लड़ना है, उनके सामने बड़ी चुनौती है। अगर सिर्फ हारने के लिए चुनाव टिकट दे रहे हैं आप तो कोई बात नहीं, अगर जीतने के लिए वास्तव में आपको टिकट देना है तो कहीं ना कहीं उनके नाम को आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऋषि जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पे? जी, अब इनको देखिए, मैंने जो सवाल किया, यदि मेरा सवाल गलत है तो आप करिश्मा जी, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हैं। जी जी जी। कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में सबसे बेस्ट परफॉर्मर मंत्री कौन है? करिश्मा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट परफॉर्मर मंत्री कौन है? नितिन गडकरी सबसे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी प्रवक्ता ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का नाम भी संगठन ने तय किया। अरे आप ये देखिए नरेंद्र मोदी का जो नितिन गडकरी का नाम न होना यहाँ पे चौंका रहा है, पहली सूची में उनका नाम न होना। मेरी बात सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन तो लीजिए जी, क्या है नितिन गडकरी सबसे बेस्ट परफॉर्मर। सुनिए ऋषि जी, अभी आप जवाब दे चुके थे भाई, कितनी बार आप बोलेंगे? सुनिए ऋषि जी, आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब तो सुनिए। सवाल नहीं लेना चाहते हैं? अरे भैया सवाल नहीं लेना चाहते हैं? चलिए मैं आपको पूरा डिबेट बैठ के केवल आप लोग इसीलिए बैठ जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम समय लें। ठीक है, उनका हम सवाल सुन लेते हैं, आप जवाब दीजिएगा। ऋषि जी अपनी बात रखें, जल्दी से अपनी बात रखें, आगे भी बढ़ना है मुझे। नितिन गडकरी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मोदी कैबिनेट के सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी नागपुर छोड़ के कहीं और से चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि गठबंधन दल को नागपुर बीजेपी देने जा रही है। जब नागपुर डिक्लेयर है कि वहां से नितिन गडकरी लड़ेंगे, तो पहली सूची में जो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं कैबिनेट के, उनका नाम क्यों नहीं है? ठीक है, एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। कांग्रेस बीजेपी पे चले जाते हैं जो देखिए ऋषि मिश्रा और अपने सभी विरोधी के लिए, अरे सुन लीजिए भैया, ऋषि जी आप क्या बैठ के चैनलों पर अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं? अब सुनिए, ऋषि जी के लिए और नकारात्मक मानसिकता के सभी व्यक्तियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे नकारात्मक सोच के होते हैं जो ये नहीं देखते हैं कि गिलास भरी कितनी है, बार बार ये देखेंगे गिलास खाली कितनी है। आप इस पे चर्चा नहीं करते हैं कि केरल में अब्दुल सलाम को किस तरह से टिकट दिया जा रहा है। आप इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि कैसे 57 ओबीसी चेहरों को टिकट दिया जा रहा है, कैसे 28 महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है, कैसे ऐसे 47 लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो 50 साल से कम के लोग के। अब आपका सवाल है, उस सवाल का जवाब है, महाराष्ट्र के टिकट वितरण तो अभी हुआ नहीं, महाराष्ट्र का टिकट वितरण होगा तो निश्चित तौर पे आपके आशा के और उम्मीद जो है
उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और नितिन गडकरी जी हमारे बड़े नेता है, नहीं, इनका ये और कहना जब है भी कि पहली महाराष्ट्र के सूची में टिकट का उनका नाम वितरण न लेना होगा, ये आपको चौंका देखने रहा को है। मिलेगा। जी। अब मैं वही कह रहा हूं, आप देखिए करिश्मा जी, होता क्या है गांव में ना, किसी पड़ोसी का ट्रैक्टर आता है तो ऋषि मिश्रा जैसे व्यक्ति कहते नहीं वो ट्रैक्टर तो उधार का ट्रैक्टर है, फिर जब वो 1 साल रह जाता है तो कहते हैं वो तो लोन का ट्रैक्टर है, फिर कुछ रह जाता है तो कहते हैं नहीं तो वो तो अभी कुछ दिन के बाद देखेंगे बिक जाएगा। ये नकारात्मक सोच की बात है। भारतीय चलिए, जनता कीर्ति पार्टी निधि पांडे जी भी कुछ अपनी कहना रणनीतियों चाहते हैं। के कीर्ति बल जी, पे, आपको भी इस मोदी जी पैनल के में ज्वाइन विकास करना के बल चाहूंगी। पर बार बार चुनाव